हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्लास 8 साइंस के 12th चैप्टर फ्रिक्शन के। इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। तो अब फाइनली बारी आती है इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। साथ ही साथ इस चैप्टर की जो इंटेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी हम कर लेंगे डिस्कस। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन की शुरुआत हो रही है एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके पास कुछ 5 स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। पाँचों ही स्टेटमेंट्स में एक एक ब्लैंक है, उन सभी ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। और हाँ, यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हिंट के लिए आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। इन सभी ब्लैंक्स को आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से ही फिल करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कि फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब देखो वैसा है कि फ्रिक्शन के बारे में तो हम अपने प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो लगना शुरू हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन करने क्या वाला है भाई, माना कि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और सरफेसेस के कॉन्टैक्ट में आने के बाद तुरंत ही जो है ना ये लग जाता है, लेकिन ये करता क्या है। तो फ्रिक्शन हमेशा ही एक अपोजिंग फोर्स होता है, यानी कि हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट के मोशन को वो अपोज करने वाला है। अब जो 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, या वो 2 ऑब्जेक्ट्स जिनके 2 सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, अगर वो 2 सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो फ्रिक्शन उन्हें मूव नहीं करने देगा। फ्रिक्शन की पूरी कोशिश यही होगी कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो रेस्ट पे रहें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन between the surfaces in contact with each other. To be more specific, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, relative motion। क्या लिख सकते हो, relative motion। कि फ्रिक्शन क्या करता है, relative motion जो है between the surfaces in contact with each other, उस relative motion को oppose करता है। क्लियर है। चलिए, तो फर्स्ट अपना स्टेटमेंट का जो ब्लैंक है वो तो हमने फिल कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी डैश ऑफ सरफेसेस। याद करो वो वाला सेशन जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि फ्रिक्शन जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। एक फैक्टर क्या हो सकता है कि कांटेक्ट में आने वाले जो 2 सरफेसेस हैं उनका नेचर कैसा है ना। कांटेक्ट में आने वाले 2 सरफेसेस का, 2 ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस का नेचर क्या है, उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंडेंट होता है। ये एक फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कांटेक्ट में आने वाले 2 सरफेसेस का जो नेचर है वो कैसा है, रफ है, यानी कि सरफेसेस कैसी हैं, दोनों ही रफ हैं, तो फिर फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। कांटेक्ट में आने वाली 2 सरफेसेस का नेचर अगर कैसा है, स्मूथ है, यानी कि दोनों ही सरफेसेस कैसी हैं, स्मूथ हैं, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ सरफेसेस, ठीक है ना। नेचर भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे स्मूथनेस भी लिख सकते हो, स्मूथनेस या रफनेस भी लिख सकते हो। लेकिन एक बात है, अगर आप स्मूथनेस लिखोगे तो साथ ही साथ आपको रफनेस भी लिखना पड़ेगा। तो या तो आप केवल नेचर लिख लो, ठीक है, या फिर इन दोनों की बजाय, नेचर के अलावा इन दोनों की बजाय आप क्या लिख सकते हो, इर्रेगुलरिटीज भी लिख सकते हो, इर्रेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट में आने वाले 2 सरफेसेस अगर कैसे हैं, स्मूथ हैं। स्मूथ क्यों होंगे, क्योंकि उन सरफेसेस में जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं वो कैसी होंगी, कम होंगी। पहाड़ गड्ढे कम होंगे, यानी कि इर्रेगुलरिटीज़ अगर कम होंगी सरफेसेस पर तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। और अगर इर्रेगुलरिटी ज़्यादा हो गई, कुछ ज़्यादा ही पीक्स, कुछ ज़्यादा ही वैलीज आ गई हैं, तो फिर क्या होगा, सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, है ना। तो आपके ऊपर है, जो भी वर्ड आपको अच्छा लग रहा हो।
मेरे हिसाब से तो स्मूथनेस और रफनेस को अवॉइड करके आप नेचर या इरेगुलरिटीज जो है आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस या फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस। अगर इरेगुलरिटीज कम होंगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा होंगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सरफेस रफ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अपना सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है भाई। माना कि फ्रिक्शन कुछ कुछ जगहों पर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने पड़ते हैं। स्पेशली मशीन्स में, मशीन में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं जब वो चलते हैं ना तो एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा करके चलते हैं। इस रगड़ से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है और वो जो मूविंग पार्ट्स है ना वो बेवजह ही जो है ना गर्म हो जाते हैं और इस गर्म होने के कारण, इस हीट के कारण वो डैमेज हो जाते हैं, तो फिर मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस व्हाट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि ठंड के मौसम में जब कड़ाके की ठंड होती है ना, और हमारे हाथ भी काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे 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 अपने हाथों को घिसना शुरू कर देते हैं। तो हाथों को घिसने से होगा क्या भाई, जैसे ही दोनों ही हमारी हथेलियाँ कांटेक्ट में आएंगी फ्रिक्शन लग जाएगा। अब जब हम इनको घिसना शुरू करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगी और इस रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे ही एक हथेली दूसरी हथेली के सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, हम रब करेंगे, तो फिर फ्रिक्शन इनके बीच में आ जाएगा, फ्रिक्शन लगने लगेगा और इस फ्रिक्शन के कारण ही हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमको हमारी हथेलियों में एक गर्माहट, एक वार्मथ एक्सपीरियंस होगी। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन, यानी कि कैरम बोर्ड पर जो हम खेलते टाइम थोड़ा सा टेल्कम पाउडर वगैरह स्प्रिंकल कर देते हैं। इनफैक्ट कैरम बोर्ड का अलग से एक पाउडर भी आता है, तो वो जो हम पाउडर को स्प्रिंकल कर रहे हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, इससे क्या होने वाला है फ्रिक्शन के ऊपर, क्या फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्या फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा या फ्रिक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो याद करो वो वाला सेशन जहाँ पे हमने मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के ऊपर बात करी थी, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप कभी भी जो है ना 100% तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। कि आज आपने सोचा है कि भाई यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना ये बहुत ही इसने है ना एक हेडेक कॉज किया हुआ है, बहुत ही डैमेज जो है ना लेके आ रहा है, बहुत ही वेयर एंड टेयर कॉज कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाले केस से फ्रिक्शन को हमेशा के लिए हटा देते हैं, 100% एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन को आप कभी भी 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। हाँ, आप मैक्सिमम एक्सटेंट तक फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। तो कैरम बोर्ड पर जब हम स्ट्राइकर से जो है ना, मतलब स्ट्राइकर को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन कम हो जाए, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और हमारे जो स्ट्राइकर है वो आसानी से जो है ना कैरम बोर्ड के ऊपर स्लाइड करे। इसके अलावा जितनी भी बाकी गोटियां हैं, क्वीन हो गया वगैरह वगैरह, है ना, ब्लैक एंड वाइट वगैरह, वो जितने भी कॉइन्स हैं वो जब इजीली जो है ना कैरम बोर्ड के ऊपर क्या करे, स्लाइड करें, तो इजीली उनका जो स्लाइडिंग है वो तभी पॉसिबल होगा जब उन आप बोल सकते हो कि गोटियों के सरफेसेस और कैरम बोर्ड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम होगा। जब तक फ्रिक्शन कम नहीं होगा तब तक उनकी स्लाइडिंग स्मूथ नहीं होगी। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं, पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर, कैरम बोर्ड के सरफेस के ऊपर। क्योंकि होता क्या, देखो देखने पे तो कैरम बोर्ड का जो सरफेस है वो हमको बहुत ही स्मूथ दिखता है ना। अगर हम कैरम बोर्ड के सरफेस को टच करेंगे तो टच करने पर भी हमें ये लगेगा कि भाई इसका सरफेस जो है ना काफ़ी स्मूथ है, लेकिन उसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है वो कुछ और ही कहानी बताएगा। क्या कहानी बताएगा कि भाई कैरम बोर्ड के सरफेसेस पे भी जो है ना काफ़ी पहाड़ होते हैं, वैलीज होते हैं, पीक्स होते हैं, हिल्स वगैरह, कुछ इस तरीके का सरफेस होता है किसका, कैरम बोर्ड का। तो फिर होगा क्या कि जब इनके ऊपर सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्राइकर से, मतलब कैरम बोर्ड की सरफेस के ऊपर हम एक स्ट्राइकर को स्ट्राइक करके स्लाइड करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो क्वीन है ना गड्ढे के पास, वो क्वीन कहाँ चली जाए, गड्ढे में चली जाए, होल में चली जाए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्राइकर को जो है ना स्ट्राइक करेंगे ताकि वो आगे स्लाइड करे और क्वीन को पुश करे ताकि क्वीन जो है वो होल में जा करके गिर जाए, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम अपना स्ट्राइकर उठाएंगे, अच्छा स्ट्राइकर का भी जो सरफेस है
वो भी बहुत चिकना होता है ना, उसको देखने में ऐसा लगेगा कि अरे वाह कितना शाइन कर रहा है, कितना ग्लॉसी है, सरफेस बहुत ही इसका स्मूथ है, लेकिन उसका भी जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना वो कोई और ही कहानी बताएगा। क्या कहानी बताएगा कि भाई स्ट्राइकर का जो सरफेस है ना वो भी कम नहीं होता है, उसकी सरफेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ होती हैं। तो जब आप स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड के सरफेस पर स्लाइड करवाने की कोशिश करोगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस में जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी, और इस इंटरलॉकिंग के कारण जो हमारा स्ट्राइकर है ना वो बहुत ही मुश्किल से स्लाइड कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड की सरफेस के ऊपर पाउडर छिड़क देते हैं। पाउडर को स्प्रिंकल करने से क्या होता है कि ये जो पाउडर है ना ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो पाउडर है ये पूरा का पूरा पाउडर जो भी इररेगुलरिटीज़ हैं कैरम बोर्ड के सरफेस के ऊपर उन इररेगुलरिटीज़ में जा कर के भर जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा जो पाउडर है वो भर जाएगा, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी वैलीज़ हैं, फरोज वगैरह हैं, उन सब में जा कर के ये पाउडर भर जाएगा। अब क्या होगा, जब हमारी स्ट्राइकर कैरम बोर्ड के सरफेस पे स्लाइड करना शुरू करेगी तो उसके सरफेस पे जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके पास जगह ही नहीं होंगी कि वो कैरम बोर्ड के सरफेस की इररेगुलरिटीज़ के साथ में इंटरलॉक हो। क्यों? क्योंकि उनके बीच में तो ऑलरेडी पाउडर बैठा हुआ है। तो इसीलिए पाउडर को छिड़कने से जो सरफेसेस के बीच में जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाती हैं प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होंगी, थोड़ी बहुत हो जाएंगी लेकिन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती हैं, जिससे कि जितनी भी हमारी गोटियां हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड क्वीन और स्ट्राइकर, वो सब इजीली कैरम बोर्ड के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला भी हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे रिड्यूसेस। ठीक है, यहाँ लिखोगे रिड्यूसेस। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। याद करो, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने की कोशिश करता है, मोशन में आया नहीं है, बस अभी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश के दौरान ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सवाल ये है कि चलो हमने ये मान लिया कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स को हम कहाँ मूव करवा रहे हैं? एक ग्राउंड पर, एक फ्लोर पे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोर और उस बॉक्स के बीच में क्या लगने वाला है? फ्रिक्शन लगने वाला है। कब? जब हमारा बॉक्स मूव कर रहा होगा फ्लोर के ऊपर। लेकिन इस समय जब हमारा बॉक्स कैसा है? रेस्ट पे है, जब वो स्टेशनरी है, तो क्या तब भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगने वाला है? हाँ, बिल्कुल लगेगा। अगर यकीन ना हो तो एक काम करो, उस बॉक्स को जो है ना, अच्छा काफ़ी भारी सा बॉक्स है वो, आप उसको एक जेंटल पुश दे करके देखो, यानी कि ज़रा सा फोर्स लगा करके देखो। आपका वो जो ज़रा सा फोर्स है वो किसी काम नहीं आने वाला है। वो जो बॉक्स है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो ज़रा भी जो है ना 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस नहीं होगा। मोशन में आना तो बहुत दूर की बात है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? हम सबको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे होता है उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, तो हमने लगाया तो था फोर्स, लेकिन फिर भी इस फोर्स का कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा वाला? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये ऑब्जेक्ट को मोशन में आने ही नहीं देना चाहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फ्रिक्शन है वो क्या करने वाला है? ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज ही करने वाला है। अगर मोशन में है ऑब्जेक्ट तो वो उसकी स्पीड कम करेगा और उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। अगर वो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन जो है ना बोलेगा कि नहीं, रेस्ट पे है, इसको रेस्ट पर ही रहने दो, इसको मोशन में लेकर के मत आओ। तो कहने को तो आपने फोर्स लगाया था, लेकिन इस फोर्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बॉक्स के सरफेस पे जो इररेगुलरिटीज़ हैं वो ग्राउंड के सरफेस पे प्रेजेंट इररेगुलरिटीज़ के साथ में क्या हो गई हैं? इंटरलॉक हो गई हैं, और काफ़ी अच्छे से इंटरलॉक हो गई हैं। तो अब जब आप बॉक्स को फ्लोर के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हो तो इस आप बोल सकते हो कि इंटरलॉकिंग के कारण बहुत ही दिक्कत होने वाली है। भाई सीधी सी बात है, जब इररेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती हैं इसका मतलब क्या? वहीं पे तो लग जाता है क्या? फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है जो कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में नहीं आने देता है। जब आप फोर्स लगाते हो, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जब स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा हो जाता है तब जाकर के ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। याद करो, हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करी थी कि हाँ, पहले हमने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, बॉक्स नहीं खिसका, या
मेरे हिसाब से हमारे पास एक बॉक्स ही तो था जिससे कि हमने एक स्प्रिंग बैलेंस जो है ना अटैच किया हुआ था। स्प्रिंग बैलेंस हमको ये बता रहा था कि हमने कितने फोर्स के साथ बॉक्स को पुश किया है, खींचा है, सॉरी पुल किया है ना, कितने फोर्स के साथ हमने बॉक्स को खींचा है। फिर इसके बाद में हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर 3 का लगाया, 4 का लगाया, 5 का लगाया। 5 न्यूटन तक का फोर्स हमने लगाया था बॉक्स के ऊपर, फिर भी बॉक्स नहीं मूव करा। लेकिन जैसे ही हमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉक्स जो है ना स्लाइड करने लगा, मोशन में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखो जो आप फोर्स लगाते जाओगे ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को इंक्रीज करता जाएगा। आपने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स तो उसको बैलेंस करने के लिए आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन का। आपने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लग गया? 2 न्यूटन लग गया। लेकिन एक हद तक ही, एक लिमिट तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि 6 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अल्टीमेटली जो बॉक्स है वो मोशन में आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना हो सकता है? 5 न्यूटन हो सकता है उस केस में, उस बॉक्स वाले केस में। इस मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन फर्दर अपनी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हमारे फोर्स ने क्या कर लिया है? ओवरकम कर लिया है, उससे बड़ा हो गया हमारा फोर्स, तो फिर उस फोर्स से क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन था मैक्सिमम 5 न्यूटन, जब हम फोर्स लगाएंगे 6 न्यूटन तो फाइनली ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं कि मोशन में आ जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ था। फिर इसके बाद में हमने एक और एक्टिविटी परफॉर्म करी थी कि जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक लगता है। जैसे ही वो छोटा हुआ हमारे फोर्स से, ऑब्जेक्ट आ गया मोशन में। अब जब मोशन में आ चुका है ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब कौन सा फोर्स लगेगा? अब लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अब एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो जिस समय स्लाइड कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर, वहां लगेगा क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कैसा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, कैसा होता है? तो देखो सीधी सी बात है, जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में आ चुका है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उन दोनों ही सरफेसेस के बीच, मतलब उन दोनों ही सरफेसेस में जो इररेगुलरिटीज़ है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपरली क्या हो? इंटरलॉक हो जाए। जब वो रेस्ट में है तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो जाती है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुका है मोशन में, तो उनकी इररेगुलरिटीज़ के बीच में इतना स्कोप नहीं रहता है कि वो प्रॉपरली क्या हो जाए? इंटरलॉक हो जाए। तो इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसा होता है? छोटा होता है। स्मॉलर देन, आप लिख सकते हो, इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? चलो, तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन हो चुका है। लेस देन भी लिख सकते हो, स्मॉलर देन भी लिख सकते हो। तो ये पूरा क्या है? हमारे जो हमने अभी ब्लैंक्स सॉल्व करे, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसकी आंसर की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. तो देखो static friction के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि static friction के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहता है। लेकिन जैसे ही हमने जो फोर्स लगाया है, अगर वो बढ़ गया, वो आप बोल सकते हो कि इतना बड़ा हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसके भी ऊपर अगर पहुंच गया आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो फिर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है तो लगता है क्या? स्लाइडिंग फोर्स या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसा होता है? कम होता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन का, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप बोल सकते हो कि 4 न्यूटन का ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है ना कि जैसे ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने लगा है, तो उनके बीच में सरफेसेस में जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो प्रॉपरली इंटरलॉक हो जाए। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है तो इंटरलॉकिंग एकदम परफेक्ट है, बहुत ही टाइट है। लेकिन अगर मोशन में है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनकी सरफेसेस पे जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो प्रॉपरली इंटरलॉक हो जाए। इंटरलॉकिंग होती है लेकिन सुपरफिशियली होती है, जिसके कारण मतलब देखो, अगर इंटरलॉकिंग मजबूत है तो फ्रिक्शन मजबूत लगेगा। अगर इंटरलॉकिंग हम बोलते हैं कि इतनी मजबूत नहीं है तो फ्रिक्शन भी हम बोलते हैं कि कम ही लगेगा। तो इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बट व्हाट अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होता है। इसीलिए चीज़ों को रोल करना आसान होता है एज कम्पेयर टू देयर स्लाइडिंग। एक भारी सा बॉक्स ले लो आप, है ना, उसमें मतलब वो बॉक्स भारी क्यों? क्योंकि आपने उसमें बहुत सारा सामान डाला हुआ है। उसको आप क्या करो, बॉक्स पे उस बॉक्स को ग्राउंड पर स्लाइड करने की कोशिश करो, मेहनत ज़्यादा लगेगी। वहीं अगर आपने एक ट्रॉली ले ली है और ट्रॉली में आपने सेम अमाउंट का सामान डाला है, तो ट्रॉली को मूव करवाना ग्राउंड पर मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रॉली में क्या लगे हुए हैं? व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील्स क्या करते हैं? रोल करते हैं।
तो रोलिंग में आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन लगने वाला है, रोलिंग फ्रिक्शन, वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी मिनिमम होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? स्टैटिक, उससे कम होगा स्लाइडिंग, और उससे भी कम होगा क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे करना क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कैसे अरेंज कर सकते हो भाई? सबसे बड़ा होने वाला है स्टैटिक, फिर उससे कम स्लाइडिंग, फिर उससे कम रोलिंग। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी के साथ जो है ना आप जाओगे। ऑप्शन सी में तीनों ही जो टाइप्स है फ्रिक्शन के, उनको सही तरीके से अरेंज किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे बड़ा स्टैटिक, उससे कम स्लाइडिंग और उससे कम रोलिंग। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि अलीदा रन्स हर toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces is in increasing order will be. अच्छा, तो अलीदा ने करा क्या है? अपनी टॉय कार को कुछ 3-4 चीज़ों के ऊपर जो है ना चलाया है। पहला किस चीज़ पे चलाया उसने? वेट मार्बल फ्लोर के ऊपर, यानी कि मार्बल फ्लोर जिसपे के ऊपर क्या है? पानी वगैरह है। तो वेट मार्बल फ्लोर के ऊपर अलीदा ने अपनी टॉय कार को चलाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन लगा ही होगा। फिर इसके बाद में उसने, अलीदा ने अपनी टॉय कार को न्यूज़पेपर पे भी चलाया है। फिर इसके बाद में ड्राई मार्बल फ्लोर पे भी चलाया है। मतलब पहले मार्बल फ्लोर को उसने, जो सूखा हुआ था, उस पर टॉय कार चलाई तो फ्रिक्शन लगा होगा। फिर इसके बाद में उस फ्लोर को उसने गीला कर दिया, उसने पानी डाल दिया। फिर ऐसे पानी वाले वेट मार्बल फ्लोर पर अलीदा ने अपनी टॉय कार को चलाया है। डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रिक्शन तो लगेगा ही। इसके बाद में न्यूज़पेपर, ग्राउंड के ऊपर या फ्लोर के ऊपर उसने न्यूज़पेपर बिछा दिया है, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर वो क्या कर रही है? अपनी टॉय कार को चला रही है। इसके बाद में एक टॉवल ली है उसने, टाल ली है, और उस टाल को भी क्या करा है? फ्लोर पे बिछा दिया है। और अब वो क्या कर रही है? अपनी टॉय कार को उस टाल के ऊपर मूव करवा रही है। तो भाई चारों ही केसेस में जो अलीदा की जो टॉय कार है उस पर फ्रिक्शन लगने ही वाला है। लेकिन करना क्या है आपको? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भाई टॉय कार के ऊपर चारों ही केसेस में जो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहे हैं, उन सभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आपको अरेंज करना है। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे शुरुआत में आपको कौन सा वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेना है? जो कि सबसे कम लग रहा है। सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस केस में लगेगा भाई? मेरे हिसाब से जब मार्बल फ्लोर कैसा होगा? गीला होगा, जब उसके ऊपर पानी पड़ा होगा, और ऐसे पानी वाले फ्लोर के ऊपर अलीदा क्या करेगी? अपनी टॉय कार चलाएगी, तो कार के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैरम बोर्ड के ऊपर हम पाउडर क्यों छिड़कते हैं? ताकि जो भी पाउडर है ना, वो कैरम बोर्ड की सरफेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज़ हैं, जो भी पहाड़ हैं, जो भी गड्ढे वगैरह हैं, उन सब में जाकर के वो भर जाए। भर जाएगा तो क्या होगा? जब हमारी स्ट्राइकर स्लाइड करेगी ना बोर्ड के ऊपर, तो वो ईजीली स्लाइड कर पाएगी, क्योंकि इररेगुलरिटीज़ के पास इतनी जगह नहीं होगी कि वो आपस में क्या हो जाए? इंटरलॉक हो जाए। सिमिलरली जो मार्बल फ्लोर है, डेफिनेटली उसके पास भी क्या होंगी? कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होंगी उसके सरफेस के ऊपर। अब अगर हम क्या कर देंगे? इसमें पानी डाल देंगे, है ना? पानी डालने से क्या होगा? ये जितने भी आपको गड्ढे वड्ढे दिख रहे हैं ना मार्बल फ्लोर के ऊपर, ये सभी क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। अब क्या होगा? यानी कि कुल मिलाकर के सरफेस कैसा हो गया है मार्बल फ्लोर का? काफ़ी स्मूथ हो गया है। पहले थी इरेगुलरिटीज़, लेकिन अब हमने क्या करा? पानी डाल दिया, गीला कर दिया, तो पानी पूरा जा कर के उसमें सेटल हो गए। तो अब सरफेस कैसा हो गया है मार्बल फ्लोर का? काफ़ी स्मूथ हो गया है। अब ऐसे में जो अलीदा की जो टॉय कार है ना, अब आप बोलोगे कि मैम आपने टायर ऐसा क्यों बनाया? तो भाई जो टायर है ना उसकी टॉय कार का, उसका सरफेस भी तो रफ है ना। ऐसे देखने में तो स्मूथ ही दिखेगा, टच करने पर भी स्मूथ ही रहेगा, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आकर के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी रफ है। तो रफ सरफेस हमने बना दिया अलीदा की टॉय कार के टायर का सरफेस, ठीक है ना। अब क्या होगा? जब ये टायर, आप बोल सकते हो कि वेट मार्बल फ्लोर पे मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस सरफेस की, टायर की सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उनके पास स्कोप ही नहीं रहेगा मार्बल के फ्लोर की सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के साथ इंटरलॉक करने का। कर सकती थी, लेकिन अब जगह ही नहीं ना, पानी बैठा हुआ है बीच में। तो क्योंकि पानी आ चुका है, अब इंटरलॉकिंग इतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी जितनी पहले थी, जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लगेगा, और जो टॉय कार है ना वो मस्त चलती ही जाएगी। तो सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है? तो वेट मार्बल फ्लोर पे लग रहा है। इसके अलावा उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो ड्राई मार्बल फ्लोर के ऊपर लगेगा, ठीक है।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कैसे अरेंज कर सकते हो, सबसे पहले आएगा वेट मार्बल फ्लोर, उससे ज़्यादा कहाँ लगेगा, ड्राई मार्बल फ्लोर पर। अब क्या बचा है, न्यूज़पेपर बचा है और टॉवल बची है। तो न्यूज़पेपर का सरफेस भी देखो काफ़ी हम बोलते हैं कि हद तक स्मूथ ही होता है। अगर हम टाल और न्यूज़पेपर को आपस में कंपेयर करें तो टाल के ऊपर तो हम बोलते हैं कि रेशे निकले रहते हैं, उन रेशों से हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस है टाल का वो काफ़ी रफ हो जाएगा। तो टावल पे जब अवलीदा अपनी टॉय को चलाएगी तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। सबसे कम मतलब न्यूज़पेपर और टॉवल के कंपैरिजन में सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, न्यूज़पेपर में ही लगेगा। तो ड्राई मार्बल फ्लोर के बाद में आप क्या लिख सकते हो, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के बाद में आप क्या लिख सकते हो, टॉवल। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन ए है ना वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ABCD में से आपको चूज़ करना था तो हम ऑप्शन ए को चूज़ करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उसको प्रॉपरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देख लो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि सपोज सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हुआ क्या कि आपकी जो राइटिंग डेस्क है यानी कि आपकी जो स्टडी टेबल है ना उसके ऊपर एक बुक रखी हुई थी कुछ इस तरीके से। ये आपकी पूरी स्टडी टेबल है और यहाँ पे उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक बुक रखी गई है। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि आपने सोचा कि यार इस टेबल के नीचे तो काफ़ी गंदगी हो गई है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कैसे करेंगे, काफ़ी भारी है ये टेबल, है ना, ये आपसे शायद खिसक नहीं रही होगी। तो आपने सोचा कि एक काम करते हैं, इसको खिसकाने से बेहतर है हम इसको जो है ना एक तरफ से थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो उठाने से हुआ क्या, जो टेबल है आपकी ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, टेढ़ी हो गई है। अब इसके टेढ़े होने से क्या होगा, अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि इसके टेबल के ऊपर एक आपकी बुक रखी हुई थी, जैसे ही आपने टेबल को एक तरफ से उठाया टेबल हो गई टेढ़ी, और टेढ़ी होने के कारण टेबल के ऊपर ये जो बुक रखी हुई थी इसने स्लाइड करना शुरू कर दिया। और ये स्लाइड कर कहाँ रही है, ये स्लाइड करके नीचे आ रही है। देखो यहाँ पे लिखा गया है मोशन ऑफ बुक कहाँ हो रहा है भाई, मोशन ऑफ बुक हो रहा है नीचे की तरफ, बुक स्लाइड करके कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो आपसे सवाल में ये पूछा गया कि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। इस केस में आपने बुक को धक्का नहीं मारा था, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी थी जहाँ पे हम बुक को पुश कर रहे थे। यहाँ पे हमने बुक को जो है ना पुश नहीं किया है, हमने धक्का नहीं मारा है, वो अपने आप नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जो है ना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपने टेबल को टेढ़ा कर दिया है। तो अब वो इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे आती जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा। अगर बुक हमारी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो देखो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बनाया हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो जैसे ही भाई ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही बुक आपके स्टडी टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में आई होगी फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया होगा। लेकिन जैसे ही बुक ने मतलब स्लाइडिंग स्टार्ट करी होगी तो वहाँ पे कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। कहाँ लगेगा, हमेशा ही ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट अपवर्ड्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्लाइडिंग बुक। जो भी स्लाइडिंग बुक के मोशन का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगेगा। तो बुक अगर जा रही है नीचे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड्स डायरेक्शन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, या अगर ऐसा है तो क्यों है, वाई। अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, तो अब आपके सामने ये जो दो पिक्चर्स आई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों ही पिक्चर्स को अब हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और इन दोनों को ही समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जो आपको पूरा एक पर्पल कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा इतना, ये क्या है, ये बेसिकली है आपका मार्बल फ्लोर। ये क्या है, मार्बल फ्लोर है। और ये क्या है, ये है हमारे मार्बल फ्लोर का सरफेस। क्या है ये, मार्बल फ्लोर का सरफेस है। तो मार्बल फ्लोर के सरफेस को जब आप देख रहे हो तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सरफेस पे क्या है, कुछ हिल्स हैं, कुछ गड्ढे हैं, यानी कि क्या है, इर्रेगुलरिटीज़ हैं। क्या है, इर्रेगुलरिटीज़ हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमारे घर पे जो मार्बल का फ्लोर है वहाँ पे तो हमें ऐसे गड्ढे और नदी पहाड़ दिखाई नहीं देते हैं।
क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भाई ये तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना। आपके घर में जो मार्बल फ्लोर है उसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देखते हो, नेकेड आइज से देखते हो। तो नेकेड आइज से देखने पे तो आपको जो सरफेस है ना फ्लोर का वो कैसा दिखेगा? स्मूथ ही दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप टच भी कर करके देखोगे मार्बल फ्लोर की सरफेस को तो भी उसका सरफेस आपको स्मूथ ही मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्बल फ्लोर का जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, 100% स्मूथ होता है। देखो 100% स्मूथ तो कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस होता ही नहीं है। थोड़े बहुत नदी पहाड़, थोड़े बहुत आप बोल सकते हो कि इरेगुलरिटीज़ सभी में प्रेजेंट होती है। अगर आपको मार्बल फ्लोर का सरफेस स्मूथ लग रहा है देखने पर, टच करने पर, तो हाँ ये हो सकता है कि उसके सरफेस पे जो नदी पहाड़ है वो क्या है, थोड़े से कम है। तभी तो सरफेस कैसा लग रहा है उसका, स्मूथ लग रहा है ना। तो स्मूथ कब लगेगा? जब हमारी इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, काफ़ी कम होंगी। तो डेफिनेटली कम है, लेकिन है तो ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, मार्बल फ्लोर का सरफेस आ गया है, उसमें आपको नदी पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा ये जो आपको ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई? ये है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब क्या भाई? अगर आप मार्बल फ्लोर पे चल रहे हो तो कुछ ना कुछ फुटवेयर पहन के ही चल रहे होंगे। आपने शूज़ पहन रखे होंगे या आपने नॉर्मल स्लीपर्स जो है ना डाली होंगी। तो स्लीपर्स का क्या होता है? सोल होता है ना। और आपने देखा होगा कि आजकल जो मार्केट में हमारी स्लीपर्स मिलती हैं उनके सोल में कई पैटर्न्स, कई ग्रूव्स वगैरह जो है प्रेजेंट होते हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो नॉर्मल स्लीपर्स होती हैं घर वाली, उनके सोल में आपको कुछ ग्रूव्स दिखाई देते हैं, यानी कि जो सरफेस है सोल्स का वो आपको स्मूथ नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो हमारे शूज़ के या स्लीपर के जो सोल हैं उसका सरफेस है। तो होगा क्या, जब सपोज़ आपने स्लीपर्स डाली हुई हैं, तो जब आप अब स्लीपर्स पहन के मार्बल फ्लोर के ऊपर चलोगे ना, तो वैसे भी स्लीपर के सोल के ऊपर तो आप बोल सकते हो कि इरेगुलरिटीज़ थी ही थी। तो ये जो होंगी ना नदी पहाड़, ये क्या करने वाले हैं, मार्बल के फ्लोर के सरफेस पे जो नदी पहाड़ है उनके साथ इंटरलॉक कर लेंगे। यानी कि दोनों ही सरफेसेस, कौन दो सरफेसेस? आपके स्लीपर्स का सोल का सरफेस और दूसरा सरफेस कौन सा होने वाला है, मार्बल फ्लोर का सरफेस। तो दोनों ही सरफेसेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक हो जाएंगी। और अगर इंटरलॉकिंग हो गई इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन लग जाएगा। और अगर फ्रिक्शन लगे इसका मतलब क्या, ये आपको ना एक ग्रिप मिलने वाली है, एक पकड़ मिलने वाली है, जिसकी मदद से आप कायदे से मार्बल फ्लोर के ऊपर चल पाओगे। लेकिन अब हुआ क्या, आपके पास एक साबुन से, मतलब साबुन के पानी से भरी हुई बाल्टी रखी थी और वो पूरा का पूरा जो आपने सोपी वाटर है, जो साबुन का पानी है, वो आपने अपने मार्बल फ्लोर के ऊपर डाल दिया है, उसको गीला कर दिया है। तो होगा क्या, मार्बल फ्लोर के ऊपर उसकी सरफेस पे जो भी नदी पहाड़ बने हुए थे, अब उन नदी पहाड़ पे कौन जाके बैठने वाला है, इस लेयर ऑफ ऑयल की जगह पे आप लिख दीजिएगा क्या, सोपी वाटर। ठीक है। तो जो भी नदी पहाड़ थे उन सभी के बीच में जाकर के कौन बैठ गया है, तो सोपी वाटर बैठ गया है। अब जब आप स्लीपर पहन के चलने की कोशिश करोगे ऐसे गीले हुए मार्बल फ्लोर के ऊपर, तो क्योंकि आप बोल सकते हो कि आपको पकड़ कैसे मिल रही थी चलते दौरान, फ्रिक्शन के कारण, है ना। फ्रिक्शन क्यों लग रहा था, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस के बीच में जो नदी पहाड़ है वो आपस में इंटरलॉक कर रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पे अब आपको ग्रिप मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि मार्बल फ्लोर के सरफेस पे क्या आ चुका है, सोपी वाटर आ चुका है। और ये सोपी वाटर क्या कर रहा है, जो भी इरेगुलरिटीज़ है मार्बल फ्लोर की सरफेस के ऊपर, उनको जाकर के उनके बीच में जाकर के बैठ रहा है। तो अब जब आप अपने स्लीपर को पहन करके ऐसे मार्बल फ्लोर के ऊपर चलोगे, तो स्लीपर के सोल के सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके पास इतना स्कोप नहीं होगा कि वो मार्बल फ्लोर के सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके साथ इंटरलॉक कर पाएँ। जितनी ज़्यादा अच्छी इंटरलॉकिंग होगी उतना बढ़िया फ्रिक्शन होगा, मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, जिसके कारण फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं बनेगा। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं बना, इसका मतलब क्या कि पकड़, ग्रिप अच्छी नहीं बनेगी, और जिसके कारण हम ऐसे फ्लोर पे आसानी से गिर सकते हैं। तो सवाल आपसे ये पूछा गया था कि होने क्या वाला है। द लेयर ऑफ सोप मेक्स द फ्लोर स्मूथ ड्यू टू विच द फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। दिस मेक्स द फ्लोर स्लिपरी एंड द फुट कैन नॉट मेक अ प्रॉपर ग्रिप ऑन द फ्लोर। पैर की एक प्रॉपर ग्रिप आप बोल सकते हो कि जो कि पकड़ बननी चाहिए फ्लोर के ऊपर, वो नहीं बन पाएगी। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ सोपी फ्लोर, वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। तो ऐसे सोपी फ्लोर पे मूव करना डिफिकल्ट होता है और हम शायद गिर भी सकते हैं।
तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। तो जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जो जूते होते हैं उनमें ऐसी स्पाइक्स क्यों बनी होती है? भाई स्पोर्ट्समैन है, काम क्या है उनका? खेलना। अब खेलने के लिए उनको ग्राउंड पे जो है ना दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है ना, तो सीधी सी बात है एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जब वो ग्राउंड पे दौड़ेंगे भागेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि वो स्लिप हो जाएं। तो स्लिप हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंजरी हो जाएगी, फिर वो खेल कैसे पाएंगे? तो स्लिप ना हो वो ग्राउंड के ऊपर, फील्ड के ऊपर अपनी, इसीलिए उनके जूतों में क्या होती हैं? स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, ऐसे कांटे कांटे निकले रहते हैं। वैसे भी हमारे जो नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि काफ़ी पैटर्न्स वगैरह, काफ़ी ग्रूव्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्यों ग्रूव्स क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली हम अगर जूतों के सोल के ऊपर कोई भी ग्रूव्स या कोई भी पैटर्न अगर हम बना रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? जूतों का जो सोल का जो सरफेस है ना उसको हम रफ बना रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा ग्राउंड के साथ, और जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा चलने में उतनी ही मदद मिलेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि चलने में कौन सा फोर्स हमारी मदद करता है? फ्रिक्शन ही करता है। ग्रेविटेशनल पुल का कोई मतलब नहीं होता है हमारे वॉकिंग में या हमारी रनिंग में। तो सीधी सी बात है जितना रफ होगा सरफेस, अब हमारे बस पे तो नहीं है ना कि हम ग्राउंड के सरफेस को रफ बना दें। हमारे बस में क्या है कि जो भी हमने फुटवेयर डाला हुआ है, पहना हुआ है, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो सैंडल्स हो, चाहे वो स्लीपर्स हो, उनके सोल का सरफेस हम क्या कर दें? सोल को क्या बना दें? रफ बना दें, ताकि रफनेस के कारण फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ग्राउंड के साथ, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा इसका मतलब क्या कि ग्रिप यानी कि पकड़ जो है फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर अच्छी बनेगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही होता है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना उनके स्पोर्ट्स शूज़ में काफ़ी स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्पाइक्स और इन ग्रूव्स की मदद से होता क्या है कि फ्रिक्शन जो है ना, मतलब सरफेस कैसा हो गया है शूज़ के सोल का, काफ़ी रफ हो गया है। अब ऐसे रफ सरफेसेस वाले शूज़ कहाँ जाएंगे? ग्राउंड के ऊपर जाएंगे। तो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन कैसा बनेगा? बढ़िया बनेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब क्या कि पकड़ अच्छी बनेगी। तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन है ना, जो हमारे एथलीट्स होते हैं, वो बिना गिरे ग्राउंड पे खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, भाग सकते हैं। तो स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द सरफेस। किसका सरफेस? ग्राउंड का सरफेस। सो द शूज़ विथ स्पाइक्स डू नॉट स्लिप वाइल द स्पोर्ट्समैन रन एंड प्ले। तो स्पोर्ट्समैन जो है हमारे वो खेलते समय गिरेंगे नहीं, स्लिप नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स एंड वाई? हुआ क्या कि आपके पास दो आपके सपोज फ्रेंड्स हैं, एक है क्या? इकबाल, और दूसरी है कौन? सीमा, ठीक है ना। ये क्या है? ऊपर वाला इकबाल है और दूसरी कौन है? सीमा है। तो इकबाल को क्या करना है? एक हल्का सा बॉक्स जो है ग्राउंड के ऊपर, आप बोल सकते हो कि पुश करना है ना, हाँ पुश करना है। एक लाइट बॉक्स है, इसके ऊपर मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्या है? लाइट बॉक्स है। और सीमा के पास जो बॉक्स है वो कैसा है? काफ़ी हैवी बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैवी बॉक्स। तो इकबाल के पास है एक लाइट बॉक्स और सीमा के पास है एक हैवी बॉक्स। दोनों को ही अपने अपने रिस्पेक्टिव बॉक्स को क्या करना है? धक्का देना है, पुश करना है। कहाँ पुश करना है? तो जिस फ्लोर पे ये पुश करने वाले हैं वो फ्लोर भी भाई कैसा है? सेम ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इकबाल कहीं और अपने बॉक्स को पुश कर रहा है और सीमा जो है कहीं किसी और फ्लोर पे जाकर के अपने बॉक्स को पुश कर रही है, नहीं। आप बोल सकते हो कि जैसे कि एक फ्लोर है, ये एक ग्राउंड है, ये एक, ठीक है ना, और दोनों ही मतलब दोनों ही जो इकबाल और सीमा है वो सेम ग्राउंड पर, सेम फ्लोर पे खड़े हुए हैं। इकबाल के पास हल्का डब्बा है और सीमा के पास एक हैवी बॉक्स है। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि किसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। याद करो प्रीवियस सेशन में जब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर तो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है कि कांटेक्ट में आने वाले सरफेसेस का नेचर क्या है ना, उनके बीच में रफनेस कैसी है या स्मूथनेस कैसी है, उसके ऊपर जो है ना फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडेंट होता है। अगर कांटेक्ट में आने वाले सरफेसेस का नेचर कैसा है? स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, रफ है नेचर तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम अब दूसरे फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फैक्टर मतलब क्या कि वो एक ऐसा फोर्स जो कि, या आप बोल सकते हो कि वो एक ऐसा फोर्स जिससे आप क्या कर रहे हो? कॉन्टैक्ट में आने वाले दो सरफेसेस को आप दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो। उस फोर्स के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडेंट होता है। क्या आप इस चीज़ को समझे हो कि वो एक ऐसा फोर्स
जिस फोर्स से हम कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेसेस को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उस फोर्स के ऊपर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंडेंट होता है। कैसे? तो सीधी सी बात है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ दिखाई दे रही होंगी, है ना। सिमिलरली ये क्या है, ये आप बोल सकते हो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नदी पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच में जो इररेगुलरिटीज़ हैं उनके बीच में हम बोलते हैं कि इंटरलॉकिंग नहीं होगी, होगी, लेकिन हाँ बोल सकते हो कि काफ़ी सुपरफिशियली हो रही है। तो सुपरफिशियली होने से क्या होगा कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कैसा लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि इस ऑब्जेक्ट को किसी ने दबा दिया है, इस ऑब्जेक्ट को किसी ने दबा दिया है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके कारण हुआ क्या कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस में जो नदी पहाड़ बने थे उनके बीच में टाइटली इंटरलॉकिंग हो गई है। अब इस टाइट इंटरलॉकिंग के कारण अगर अब मैं इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करूंगी कि देखो कितना यहाँ पे फोर्स लगने वाला है, कितनी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। भाई इंटरलॉकिंग हुई किसके बीच में, हमारी इररेगुलरिटीज के बीच में, ठीक है ना। जैसे ही इंटरलॉकिंग हुई समझ लो वहाँ पे क्या लग गया है, फ्रिक्शन लग गया है। अब पहले ऐसा नहीं था कि इंटरलॉकिंग हुई नहीं थी, इनके बीच में हुई थी लेकिन कम हुई थी, सुपरफिशियली हुई थी। तो इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा कम फोर्स लगा था। कम फोर्स के कारण क्या हुआ था, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा था, स्लाइड कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, किसी ने इस ऑब्जेक्ट को ला करके दबा दिया है एक फोर्स से। भाई दबाना मतलब क्या, फोर्स लगाया गया है ना। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ने फोर्स लगा दिया है और फोर्स लगाने के कारण अब जो आप बोल सकते हो कि इररेगुलरिटीज हैं वो क्या हो गई हैं, टाइटली इंटरलॉक हो गई हैं। अब इस इंटरलॉकिंग के कारण काफ़ी बढ़िया फ्रिक्शन लगेगा और इस बढ़िया फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत ही फोर्स लगने वाला है। तो सीधी सी बात है, वो एक ऐसा फोर्स जिससे आप क्या कर रहे हो, कांटेक्ट में आने वाले दो सरफेसेस को दबा रहे हो, उस फोर्स के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडेंट होता है। अब इस केस में आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, इकबाल और सीमा दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टिव बॉक्सेस को पुश कर रहे हैं सेम फ्लोर के ऊपर। मेहनत किसको करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी हमारी लड़की को, यानी कि हमारी सीमा को। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो बॉक्स है वो हैवी है। तो आप बोलोगे कि मैम बॉक्स के हैवी होने से क्या होता है, बॉक्स के हैवी होने से ये होगा कि इस बॉक्स का जो वज़न है, जो वेट है, वो क्या करेगा, एक फोर्स की तरह काम करेगा। भाई जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो तो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी ना, सभी चीज़ों के ऊपर एक वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाती ही है। तो अर्थ जो है वो सीमा के हैवी बॉक्स के ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है और इकबाल का जो लाइट बॉक्स है उसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। कहाँ, नीचे की तरफ। तो सीधी सी बात है, दोनों ही बॉक्सेस का जो वजन है वो एक फोर्स की तरह काम करेगा और ये फोर्स कहाँ लगने वाला है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगने वाला है, यानी कि फ्लोर में ही लगने वाला है। तो क्योंकि इस हैवी बॉक्स का जो वेट है वो कैसा है, वेट हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा है। वेट ही क्या कर रहा है, फोर्स का काम कर रहा है, यानी कि फोर्स जो है हैवी बॉक्स कैसा लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा। भाई हैवी बॉक्स का वज़न ज़्यादा, तो वो जो वज़न है वो एक फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो वो फोर्स भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ये फोर्स का लग कहाँ रहा है, ग्राउंड पे लग रहा है। और ग्राउंड पे लगने के कारण होगा क्या, भाई सीधी सी बात है, हैवी बॉक्स जब फ्लोर के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों ही सरफेसेस के बीच में, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच में ये जो होंगी ना, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। हो तो गई है, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि इस बॉक्स का जो वज़न है वो ज़्यादा था, जो कि एक फोर्स की तरह काम कर रहा था, और ये फोर्स लग कहाँ रहा है, ये फोर्स फ्लोर के ऊपर ही लग रहा है। यानी कि जो इंटरलॉकिंग हो रही है ना बॉक्स और फ्लोर के बीच में, फ्लोर के सरफेस के बीच में, उस इंटरलॉकिंग के ऊपर ही फोर्स लग रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा इंटरलॉकिंग के ऊपर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्या इंटरलॉकिंग, और जितनी इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग होगी फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा ही लगेगा। और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लग गया, कौन सा वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको ओवरकम करने के लिए उतना ही फोर्स सीमा को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मसला कुछ अलग था, यहाँ पे बॉक्स हल्का था। तो ऐसा नहीं है कि अगर बॉक्स हल्का है तो उसको कोई वजन नहीं होगा, डेफिनेटली कोई ना कोई वजन तो होगा, लेकिन इस बॉक्स के कंपैरिजन में कम था। तो अगर इसका वेट कम है तो इसका जो वेट है ना, ऑब्वियसली बात है एक फोर्स की तरह ही काम करेगा। तो ये जो फोर्स होगा ना, ये भी कैसा होगा, कम ही होगा। ये फोर्स कहाँ लगने वाला है, तो बॉक्स और फ्लोर के सरफेस के बीच में, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, कौन दो ऑब्जेक्ट्स, बॉक्स
और फ्लोर, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस में जो हमारी इररेगुलरिटीज प्रेजेंट है, इनके ऊपर क्या लगने वाला है, ये फोर्स लगने वाला है। तो फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण आप बोल सकते हो कि इंटरलॉकिंग हो जाएगी। इंटरलॉकिंग हो जाएगी, फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है, अरे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फ्रिक्शन के कारण हम बोलते हैं कि एक बार को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को धक्का देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा धक्का सीमा को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका बॉक्स भारी है, ज़्यादा फोर्स लगेगा इंटरलॉकिंग में। और अगर ज़्यादा इंटरलॉकिंग में फोर्स लग गया, इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया, इसका मतलब क्या, कि उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए सीमा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अ हैवी बॉक्स या एक हैवी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस मोर फ्रिक्शन as it is pressed hard against the opposite surface. So Seema will have to apply a larger force. ठीक है, चलिए, यानी कि जितना भारी कोई आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट होगा, जितना हैवी कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ही क्या करने वाला है, ऑपोजिट सरफेस के ऊपर फोर्स लगाने वाला है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग क्या होने वाली है, मजबूत होने वाली है। और जितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग मजबूत होगी, फ्रिक्शन उतना ज़्यादा ही बनेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में आप बोल सकते हो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक समझ लो उसके ऊपर क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। अगर वो मोशन में आ गया, इसका मतलब क्या, कि हमने जो फोर्स लगाया था ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स बड़ा हो चुका है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में ही रखने की कोशिश करता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। तो होता क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पे होते हैं तो उनकी जो सरफेसेस हैं वो बाकायदा क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, और कुछ ऐसे कांटेक्ट में होते हैं कि उन दोनों ही सरफेसेस के बीच में आप बोल सकते हो कि जो नदी पहाड़ है, उन नदी पहाड़ के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इतनी बढ़िया हो जाती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है ना। लेकिन जैसे ही एक ऑब्जेक्ट मोशन में अब आ गया, तो मोशन में आने के बाद हुआ क्या, देखो यहाँ पे आपको एक GIF दिखाई दे रही होगी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, या आप इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और नीचे वाले को आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो अब हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर स्लाइड कर रहा है। तो जिस समय ये स्लाइड कर रहा है, उस समय इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज़ हैं, उनके बीच में इतना समय नहीं है, इतना स्कोप नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ क्या करें, टाइटली इंटरलॉक कर लें। जब रेस्ट पे हैं ऑब्जेक्ट्स, ना इसको कोई काम है ना इसको कोई काम है, तो क्या होगा, जो इंटरलॉकिंग होगी ना इनकी सरफेसेस पे, मतलब जो आप बोल सकते हो कि जो इररेगुलरिटीज़ होंगी इनकी सरफेसेस पे, वो क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्ली इंटरलॉक हो जाएंगी। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट ने, पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दिया है, तो फिर आप बोल सकते हो कि इतना स्कोप नहीं होगा इनके पास कि ये प्रॉपर्ली टाइटली इंटरलॉक हो जाए। इंटरलॉकिंग होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरलॉकिंग नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन सुपरफिशियली होगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो जिस वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट गेट लेस टाइम टू इंटरलॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर, सो इट इज समवॉट ईजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मोशन में है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना आसान होता है एज कम्पेयर टू वो वाला ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है, रेस्ट पे है। तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वो ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी कैसा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहे, उसके ऊपर हम क्या करते रहेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे, तो वो फोर्स कैसा होगा, कम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे कि आप ये बता सको कि फ्रिक्शन क्या है, एक दोस्त भी है और एक दुश्मन भी है। तो सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो विच शो दैट द फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, जो कि एक फ्रेंड की तरह हमारा काम करता है, हमारी हेल्प करता है कुछ कुछ चीज़ों में। तो इट अलाउज अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम बोलते हैं कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर एक ग्रिप बना सकते हैं, उन चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं अपने हाथों में, है ना। पकड़ करके उन चीज़ों को हम अपने हाथ से, मतलब हाथ में पकड़ के रख भी सकते हैं ना। यानी कि जैसे ये पेन है, ये टेबल पे रखा हुआ है, तो मैंने क्या करा, इसको हाथ से पकड़ा और इसको उठा लिया। उठा करके इस पेन को मैं अपने हाथों में पकड़ के रख भी सकती हूँ बहुत देर तक। अभी
जैसा आप देख रहे हो कि मैं कितनी देर से ये जो पेन है इसको मैं अपने हाथ में पकड़ के रखी हुई हूँ। तो मैंने इसको कैसे रखा हुआ है, फ्रिक्शन के कारण रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि हेल्प करता है हमारी कि हम चीज़ों के ऊपर अपनी ग्रिप बना पाएँ, उनको हम पकड़ सकें, पकड़ के अपने हाथों में पकड़ के रख सकें, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे हम कंफर्टेबली वॉक कर पाएँ, इसके लिए भी फ्रिक्शन जो है काफ़ी यूज़फुल होता है। कैसे? तो हम क्या करते हैं, चलते समय अपने पैरों से ग्राउंड को या फ्लोर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो बदले में ग्राउंड क्या करेगा, हमारे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं। कहने को तो हमारा जो पैर है वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा था, लेकिन हम आगे बढ़े। आगे क्यों बढ़े? क्योंकि फ्रिक्शन आगे लग रहा था। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था हमेशा ही ऑब्जेक्ट की मोशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा फ्रिक्शन, तो यहाँ पे तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं और फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आपका जो पैर है वो तो पहले पीछे गया था ना। तो जैसे ही फ्रिक्शन ने देखा कि अरे भाई पैर तो पीछे जा रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगा, आगे जाऊँगा, तो फ्रिक्शन के कारण मतलब आपका पैर क्योंकि पीछे की तरफ पुश कर रहा था ग्राउंड को, जिसके कारण जो फ्रिक्शन है वो आगे लगा, और फ्रिक्शन आगे लगा इसीलिए आप आगे बढ़े हो। अगर फ्रिक्शन नहीं लगता ना तो पता क्या होता, आपका पैर पीछे जाता और जाता 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 और अल्टीमेटली आप मुंह के बल गिर जाते। अकेले आप नहीं, ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना चल ही नहीं पाता, उठने की कोशिश करता, उठ जाता किसी तरह से, और फिर इसके बाद में चलने के लिए अपने पैर को जैसे ही वो पीछे की तरफ पुश करता तो फ्रिक्शन होता नहीं। फ्रिक्शन बेसिकली करता क्या है कि हमारा जो पैर का जो बैकवर्ड पुश है ना उसको वो लिमिट करता है, कि जैसे ही हम पुश करेंगे एक हद तक पुश कर पाएंगे ग्राउंड को, इसके बाद में फ्रिक्शन बोलेगा कि बस 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 इतना ही पुश करो। ज़्यादा पुश कर दिया तो पैर पता चला पीछे चला गया पूरा का पूरा और हम आगे गिर गए। आई बात समझ में? चलो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हम प्रॉपरली फ्लोर के ऊपर वॉक कर पाए, ये कौन मेक श्योर करता है? हमारा फ्रिक्शन ही करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड और टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने बॉल रखी हुई है, वो रेस्ट पे, हमने क्या करा, उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसको हम मोशन में लेकर के आ गए। अल्टीमेटली वो जो बॉल है उसकी स्पीड कहीं ना कहीं जाके कम होगी और कम होते होते वो बॉल रेस्ट पे आ जाएगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉल कभी भी रेस्ट पे आती ही नहीं। एक बार हमने धक्का दिया होता और ये धक्का देने से क्या होता, चलती जाती चलती जाती चलती जाती, कभी रुकती ही नहीं। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था। भाई अगर मैं ये आपसे बोल रही हूँ कि आपने क्या किया है, बॉल को धक्का मार करके उसको आप मोशन में लेकर के आ गए हो, तो जिस समय आपकी बॉल मोशन में है ना फ्लोर के ऊपर, एक हद तक वो अपना मोशन परफॉर्म करेगी। एक हद आप बोल सकते हो कि एक लिमिट तक, एक सर्टेन डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी अपने मोशन में। इसके बाद में उसकी स्पीड चलते चलते कम हो जाएगी और इतनी कम होगी कि ग्रेजुअली वो आकर के बॉल रुक जाएगी। तो ये बॉल की स्पीड कम क्यों हुई, ये बॉल रुकी क्यों? क्योंकि फ्लोर क्या कर रहा था, बॉल के ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स लगा रहा था, एक फ्रिक्शन लगा रहा था। तो बॉल जा रही थी यहाँ, फ्रिक्शन लग रहा था इधर, तो फ्रिक्शन ही बॉल की स्पीड को कम करता है और उसे रोकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉल जाती 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 हमारे हाथ में दोबारा से कभी बॉल आती ही नहीं। फिर इसके बाद में इट हेल्प्स अस टू राइट। अगर मैं आज आपके सामने लिख पा रही हूँ तो क्यों लिख पा रही हूँ? फ्रिक्शन के कारण ही लिख पा रही हूँ। अगर आप अपने नोटबुक्स में पेंसिल की मदद से या पेन की वजह से, या आपके पास जो ब्लैक बोर्ड होगा, ग्रीन बोर्ड होगा जिसमें आप प्रैक्टिस करते होंगे चौक से, अगर आप उस ब्लैक बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे लिख पा रहे हो तो कैसे लिख पा रहे हो? फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहे हो। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जिस समय हम लिखते हैं ना, उस समय सपोज हम पेंसिल से लिख रहे हैं, ठीक है, तो पेंसिल से लिखते टाइम होता क्या है कि हमारी पेंसिल की जो रिफिल की जो टिप होती है वो आती है पेपर की सरफेस के कांटेक्ट में। तो जिस समय हम लिखते हैं, लिखते समय हम क्या करते हैं, पेन की, या हम किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं ना, पेंसिल से तो आप लिख चुके हो है ना, अब आप पेन से लिखते होंगे, तो हम पेन की बात कर लेते हैं। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो हम पेन से कैसे लिख रहे हैं, पेंसिल की जो रिफिल है उसकी टिप को हम रब कर रहे हैं पेपर के सरफेस के ऊपर। भाई सीधी सी बात है, जब आप लिखते हो, चाहे पेंसिल से लिखो, चाहे पेन से लिखो, चाहे चौक से क्यों ना लिखो, आप लिखते कैसे हो? चीज़ों को आप पेपर के ऊपर या बोर्ड के ऊपर रब ही तो करते हो, घिसते ही तो हो ना। तो हमारे पास जो पेन है उसकी रिफिल के टिप को हम क्या कर रहे हैं, पेपर के सरफेस के अगेंस्ट रब कर रहे हैं। इस रबिंग से हो क्या रहा है, पेंसिल की टिप से जो भी इंक निकल रही है वो इंक जाकर के पेपर की सरफेस के ऊपर चिपक रही है। क्यों चिपक रही है? क्योंकि पेपर का सरफेस कैसा है, रफ है। अगर पेपर का सरफेस रफ नहीं होता तो इंक उसके ऊपर जाकर के नहीं चिपकती,
पेंसिल वाले केस में भी मैंने आपको यही समझाया था कि जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल की टिप जो होती है ना, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट, है ना, और ग्रेफाइट के बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे। तो जब हम लिखते हैं पेंसिल से पेपर के ऊपर तो हम कर क्या रहे हैं, पेंसिल की नोक और पेंसिल की नोक को पेपर की सरफेस के अगेंस्ट रब कर रहे हैं। इस रबिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन निकलता है, और ये फ्रिक्शन क्या करता है, जो नोक है ना पेंसिल की, उस नोक में से ग्रेफाइट के पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेता है, और ये ग्रेफाइट के पार्टिकल्स अल्टीमेटली जाकर के पेपर की सरफेस के ऊपर ही चिपक जाते हैं। और जो चिपके हुए पार्टिकल्स है ना ग्रेफाइट के, वो हमें क्या दिखाई देते हैं, अपनी हैंडराइटिंग, हमें हमारी लिखाई दिखाई देते हैं वो। तो जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं बोर्ड के ऊपर, है ना, बोर्ड के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, तो चौक को हम कर क्या रहे हैं, बोर्ड के सरफेस के अगेंस्ट रब कर रहे हैं। इस रबिंग से फ्रिक्शन बनेगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, चौक के पार्टिकल्स को निकाल देगा चौक में से, और यही चौक के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बोर्ड पे जाकर के चिपक जाते हैं। तो हमें बोर्ड के ऊपर अपनी लिखाई दिखने लगती है, अपनी हैंडराइटिंग दिखने लगती है। तो ये जो भी हो रहा है, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो पेपर पर, अगर आप पेन से लिख रहे हो पेपर पर, अगर आप चौक से लिख रहे हो ब्लैक या ग्रीन बोर्ड के ऊपर, तो ये लिख कैसे पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स पेपर के ऊपर चिपकते नहीं। पहली बात तो ना रिफिल से इंक के पार्टिकल्स निकलते, ना पेंसिल से ग्रेफाइट के पार्टिकल्स निकलते, ना चौक से चौक के पार्टिकल्स निकलते, ठीक है। और अगर निकलते नहीं तो फिर वो चिपकते नहीं। चलो किस तरीके से वो क्या हो गए हैं, निकल भी गए हैं। तो अगर पेपर का सरफेस नहीं होता रफ, तो पार्टिकल्स उस पर जाकर के चिपकते नहीं। बोर्ड का सरफेस अगर स्मूथ हो जाता तो चौक के पार्टिकल्स उस पर जाकर के चिपकते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास की एक वो ले लो आप, टाइल ले लो, टाइल, ठीक है ना, उस ग्लास टाइल के ऊपर आप पेंसिल से लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, लिख तो रहे हो आप, लेकिन वहाँ पे आपको लिखाई अपनी दिखाई नहीं देगी। लिखने की कोशिश तो आप कर रहे हो, लिखा है आपने ए फॉर एप्पल, लेकिन ए तो दिखाई दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ग्लास का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है। तो पेंसिल से लिखते समय जो आप पेंसिल की नोक को ग्लास के सरफेस के अगेंस्ट रब कर रहे हो, तो ये रबिंग के कारण कम फ्रिक्शन बनेगा। फ्रिक्शन कम क्यों बन रहा है, क्योंकि ग्लास का जो सरफेस है, ग्लास टाइल का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है। तो जितना स्मूथ होगा सरफेस, फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। फ्रिक्शन कम है जिसके कारण पेंसिल के नोक के पार्टिकल्स, ग्रेफाइट के पार्टिकल्स बाहर निकल करके नहीं आ पा रहे हैं। आ भी रहे हैं तो वो ग्लास टाइल की सरफेस पे चिपक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है। और अगर सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब क्या कि हम लिखने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ग्रेफाइट के पार्टिकल्स उस सरफेस पे जाकर के, ग्लास के सरफेस के ऊपर जाकर के चिपकेंगे नहीं। इसका मतलब क्या कि लिखने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ए फॉर एप्पल तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है। आई होप इतना सबको समझ में आया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, हमारा एक दोस्त है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस की जिससे कि हमें ये ऐसा लगेगा कि फ्रिक्शन हमारा क्या है, दुश्मन है। जैसे कि इट कॉजेज वेयर एंड टेयर इन ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को बेवजह जो है ना डैमेज करता है, उनको तोड़ता है, चीरता है, फाड़ता है। It causes damage to the parts of machine and tools which further require money to get them repaired। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हमारे मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं, जब वो चलते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो जब वो चलेंगे ना तो आपस में रगड़ के चलेंगे। इस रगड़ से बेसिकली बनेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या करने वाला है, हीट प्रोड्यूस करने वाला है। इस हीट से मशीन के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और अगर मशीन के पार्ट्स डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए फिर पैसा लगेगा। और अगर जिस समय मशीन के पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं उस समय तक क्या होगा, मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनमें वेयर एंड टेयर कॉज करता है फ्रिक्शन, डैमेज कॉज करता है, मशीन की एफिशिएंसी जो है ना कम कर देता है, और अल्टीमेटली पार्ट्स इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं फिर इनको रिपेयर करना पड़ता है, और रिपेयर करने के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, सो मोर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। अब जो अभी मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया था कि हमने क्या किया है, बॉल को जो है ना मूव कर दिया है, मतलब उसको हमने एक फोर्स लगा करके, सपोज हमने क्या किया है, बॉल को पुश किया है, हमने उसको किक कर दिया है, ठीक है ना। तो किक से क्या होगा, बॉल मोशन में आ जाएगी। अब जो बॉल मोशन में आई है वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इसके बाद में उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और कम होते होते अल्टीमेटली जो आपकी बॉल है वो रेस्ट पर ही आने वाली है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन आप इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी देख सकते हो। कैसे कि आपने जो है अपने कार का इंजन स्टार्ट किया,
इंजन स्टार्ट करके इंजन ने क्या करा, फ्यूल वगैरह जो है ना उसको जलाया, और जलाने से एक एनर्जी, एक फोर्स जो है ना बेसिकली प्रोड्यूस कर लिया। तो इंजन क्या करता है, गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाता है और इस फोर्स से जो गाड़ी है आपकी आगे बढ़ जाती है। अब सपोज आपकी गाड़ी कुछ ऐसे आगे बढ़ी है कि उसकी स्पीड कितनी हो गई है, अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई है, ठीक है। इंजन को स्टार्ट करके आपने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और अब गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। अब आपने सोचा कि यार ये जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई है, ये स्पीड काफ़ी अच्छी है, इस स्पीड से हम अपने स्कूल जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक काम करते हैं, गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं। क्यों भाई, कार की स्पीड तो आ चुकी है ना 40 किलोमीटर पर आवर की, ये स्पीड सफिशिएंट है, आराम से जो है ना हम अपने स्कूल टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, बेवजह गाड़ी के इंजन को परेशान क्यों करना, उसको बंद कर देते हैं। बंद करने से क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन अभी गाड़ी की स्पीड तो है, तो गाड़ी क्या करेगी, इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ती जाएगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेकिन क्या इस कांस्टेंट स्पीड के साथ आपकी गाड़ी चलती रहेगी गाड़ी के इंजन को बंद करके? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपकी गाड़ी चल कहाँ रही है, फ्लोर पे चल रही है, रोड पे चल रही है। रोड क्या करेगा, रोड हम बोल रहे हैं कि एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की टायरों के ऊपर। और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, गाड़ी जा रही है अगर ऐसे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने को तो आपकी गाड़ी की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव हो गई थी, इसके बाद में आपने इंजन बंद कर दिया, यानी कि अब इंजन गाड़ी के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है। अब कौन लगा रहा है फोर्स, सिर्फ और सिर्फ रोड लगा रहा है, वो भी कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो अल्टीमेटली गाड़ी की जो स्पीड है ना वो कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और फिर वो जीरो हो जाएगी, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसे रुकवा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से जो है ना पेट्रोल को बोल सकते हो कि जलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बेवजह का एक खर्चा कॉज कर रहा है। ये कितना अच्छा होता, पेट्रोल के जो इतने महंगे महंगे दाम हो रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब होता ही नहीं कि बस हमने पेट्रोल को जो है थोड़ा बहुत यूज़ किया है, गाड़ी की हमने एक स्पीड अचीव कर ली है, इसके बाद में हम इंजन बंद कर देंगे। इंजन को बंद करने से क्या होगा, पेट्रोल भी चलना बंद हो जाएगा और गाड़ी जो है ना हमारी कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा था ना। अब आप बोलोगे कि मैम जिस समय आपने गाड़ी का इंजन चालू करा हुआ था, बंद नहीं किया था, क्या उस समय फ्रिक्शन नहीं लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था, लेकिन उस समय जो फ्रिक्शन है ना उसको इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो ओवरकम कर रहा था, यानी कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो बड़ा था फ्रिक्शन फोर्स से। तो उस समय भी फ्रिक्शन फोर्स लग ही रहा था, लेकिन क्योंकि इंजन के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है गाड़ी के ऊपर वो ज़्यादा था, और इसी फोर्स के कारण जो गाड़ी है वो आगे की तरफ बढ़ती गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है गाड़ी के ऊपर वो लगना बंद हो गया। तो अब कौन सा लगेगा फोर्स, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, और इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही गाड़ी अल्टीमेटली रुक जाएगी। तो यहाँ पे बेवजह का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया। फिर इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली, और फ्रिक्शन के कारण हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करना जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना एक हर्डल यानी कि एक बाधा की समान काम करता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, फ्रीली मूव करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अच्छा आप ये भी बोल सकते हो कुछ और, आप ऐसे एग्जांपल्स भी ले सकते हो जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई जो फ्रिक्शन है वो क्या है, हमारा एक दुश्मन है। जैसे कि मैंने आपको फ्रिक्शन के कई सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे, है ना। तो एडवांटेजेस जो आपको पसंद हो वो आप फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड लिख सकते हो, उसमें लिख सकते हो। जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं उनको आप फ्रिक्शन एज अ फो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे जूतों के जो सोल हैं वो ख़राब हो जाते हैं, है ना, उसमें वेयर एंड टेयर कॉज हो जाता है, यानी कि वो फट जाते हैं, सोल के जो पार्टिकल्स है वो निकल के हम बोलते हैं कि बाहर आ जाते हैं, सोल में गड्ढा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, फ्रिक्शन के कारण ही होता है ना। फ्रिक्शन क्या करता है भाई, लगातार जब आप एक ही पेयर ऑफ शूज़ को डेली पहनोगे, है ना, तो पहली बात तो उसमें जो भी ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे वो घिस जाएंगे। सिमिलरली जो बड़े बड़े हमारी जो गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उनमें जो ट्रेड्स लगे होते हैं वो ट्रेड्स भी क्या होते हैं, घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो जो टायर होते हैं वो चिकने हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं, तो फिर ऐसे टायर्स को रिप्लेस करना पड़ता है। सिमिलरली हमारे जो शूज़ के जो सोल्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, उनमें भी हम बोलते हैं कि वेयर एंड टेयर कॉज होता है, डैमेज कॉज होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण हमें टाइम टू टाइम अपने जो शूज़ हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ शूज़ जो हैं वो स्लिपरी हो जाएंगे और हमारे गिरने के चांसेस फ्लोर पे, ग्राउंड पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन क्या है, एक दुश्मन भी है। तो इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ईवल बोलते हैं, लेकिन एक नेसेसरी ईवल, यानी कि एक ऐसी बुराई जिसकी हमें ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इसी के सहारे हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, चीज़ों को पकड़ पाते हैं, लिख पाते हैं,
है ना, माचिस को जला पाते हैं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, इसलिए इसको हम नेसेसरी इवल बोलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड या फ्रिक्शन एज अ फो के, वही एग्जाम्पल्स आप लिखो। जो एग्जाम्पल्स आपको पसंद है, जो आपको समझ में आए हैं एकदम क्लियर कट, वैसे तो सारे समझ में आ जाने चाहिए, इतने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको जो भी आपके कुछ फेवरेट एग्जाम्पल्स हो उनको आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि आपको इस सवाल को सॉल्व करना कैसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। तो ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लूइड्स में मूव करते हैं उनके पास स्पेशल शेप क्यों होना चाहिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप याद करो, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स या वो सब्सटेंसेस जो कि आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उन्हें हम फ्लूइड्स बोलते हैं, है ना। तो जब एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स के अंदर फ्लो करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है, तो फ्लूइड्स कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे। तो वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। क्योंकि ये फ्रिक्शन किसकी वजह से लग रहा है, फ्लूइड की वजह से, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसी फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रैग फोर्स होता है, या आप इसको सिंपली ड्रैग भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो फ्लूइड्स में फ्लो करने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स लगता है। तो सवाल ये है कि फ्लूइड्स में मूव करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास स्पेशल शेप क्यों होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी शिप्स होती हैं, जो हमारी बोट्स होती हैं, उनका एक स्पेसिफिक शेप ही क्यों होता है। यानी कि कभी फॉर अ चेंज हम शिप को ऐसा गोला गोला क्यों नहीं बना देते हैं, या कभी इसको हम रेक्टेंगल या आप बोल सकते हो कि स्क्वायर वगैरह जो है ना क्यों नहीं बना देते हैं। हमेशा ही शिप का या बोट का जो शेप है वो ऐसा क्यों रहता है, कुछ इस तरीके का क्यों रहता है, यानी कि आगे की तरफ चोंच क्यों निकली होती है। क्योंकि यहाँ पे हमको स्ट्रीमलाइंड शेप ऑब्जेक्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लूइड में मूव करते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट्स के पास स्ट्रीमलाइंड शेप होना ही चाहिए। स्ट्रीमलाइंड शेप क्या होता है, अगर कभी आपने मछली को ध्यान से देखा हो, है ना, बचपन में हम सबको फिश बनाने के लिए बोला जाता था, ड्रॉ करने के लिए बोला जाता था। तो हम कैसे बनाते थे, ये बनाई हमने क्या, मछली, इसकी बना दी हमने पूंछ, हमने 2 इसके फिन्स बना दिए और एक आँख बना दी, और ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हम उसकी स्केल्स भी बना देते हैं। तो फिश के पास उसका ये शेप कुछ अजीब सा नहीं है। क्यों है ये अजीब सा, आपने अगर एक बूंद का शेप देखा हो तो बूंद का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, आगे की तरफ पॉइंटेड होता है और पीछे की तरफ हम बोलते हैं कि चौड़ा होता है। इसका शेप फिश के जैसा ही है। फिश की भी हम बोलते हैं कि सामने की तरफ एक चोंच निकली होती है, बीच वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, और पीछे देखो, पीछे की तरफ फिर से जाकर के हम बोलते हैं कि हिस्सा पतला हो जाता है। इसी शेप को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रीमलाइंड शेप। आगे की तरफ चोंच, बीच में काफ़ी चौड़ा, और पीछे की तरफ फिर से हम बोलते हैं कि पीछे वाला जो पोर्शन है वो पतला हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। इस स्ट्रीमलाइंड शेप से क्या होता है कि सपोज हमारी जो फिश है वो पानी में तैरने की कोशिश कर रही है, तो पानी क्या है, पानी भी तो एक फ्लूइड है ना, तो पानी क्या करेगा, पानी ये कोशिश करेगा कि जो फिश है वो आगे ना बढ़ पाए। कैसे, तो ये जो पानी है ये क्या करने वाला है, वाटर रेजिस्टेंस यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन लगाने वाला है, ड्रैग लगाने वाला है। कहाँ की तरफ, इस डायरेक्शन में। भाई फिश जा रही है यहाँ, तो ड्रैग फोर्स कहाँ लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो पानी का जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो फिश को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब ऐसे में तो फिश के लिए मुसीबत होने वाली है। तो भगवान ने क्या करा है, सोच समझ करके मछली को स्ट्रीमलाइंड शेप दिया है। क्यों, क्योंकि देखो आगे की तरफ मछली के बॉडी का जो शेप है वो कैसा है, पतला है ना। फिश के बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा है वो कैसा है, पतला है, यानी कि सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया के कम होने से क्या होगा कि ड्रैग फोर्स यहाँ पे कैसा लगेगा, कम लगेगा। वही अगर आप इसका ऑपोजिट सोचो कि अगर फिश का जो शेप है वो कैसा होता, कुछ इस तरीके का होता, फिश का शेप अगर कुछ ऐसा होता, तो फिर क्या होता, जो भी ड्रैग फोर्स लग रहा है वो इतने सारे सरफेस पे लगता, फिश के बॉडी की इतने सारे सरफेस पे ड्रैग फोर्स लगता, और इस ड्रैग फोर्स के कारण, क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है फिश की बॉडी का, तो उसके ऊपर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो भी बड़ा है। इतना बड़ा है कि जो मछली है बेचारी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि फिश के बॉडी का जो आगे वाला जो हिस्सा है उसकी चोंच निकली हुई है, सरफेस एरिया कम है, तो कम सरफेस एरिया पे ड्रैग फोर्स भी कम लगेगा, और क्योंकि अगर ड्रैग फोर्स कम लग रहा है तो मछली जो है आगे की तरफ बढ़ सकती है।
तो ये कहानी हुई मछली की। मछली से ही इंस्पायर होकर के पानी में चलने वाले, पानी क्या है, फ्लूइड ही तो है, तो पानी में चलने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, शिप हो गया, बोट वगैरह हो गई, सबमरीन्स हो गई, है ना, तो पानी में चलने वाले ऑब्जेक्ट्स का जो शेप है वो भी कैसा बनाया होता है, स्ट्रीमलाइंड ही बनाया जाता है। आगे का हिस्सा पतला हो, बीच वाला मोटा हो, और एंड में जाकर के फिर से वो क्या हो जाए, पतला हो जाए। तो आगे की तरफ जब आगे का हिस्सा पतला होगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया अगर कम होगा तो ड्रैग फोर्स कम लगेगा, और अगर ड्रैग फोर्स कम लगेगा तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इजीली पानी में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा एरोप्लेन्स का भी शेप कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। जब हमारी बर्ड्स उड़ती हैं हवा में तो उनकी बॉडी का जो शेप है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। हमारी जो बर्ड्स होती हैं उनको तो नेचुरली भगवान ने चोंच दी रहती है ना, तो वो अपने पंख भी क्या कर लेती हैं, ऐसे पीछे की तरफ समेट लेती हैं। तो जब उनको अपनी स्पीड स्पेशली जब वो बढ़ानी होती है ना, तो उनकी चोंच वाला हिस्सा पतला, बीच वाला हिस्सा मोटा, और एंड में जाकर के फिर से हम बोलते हैं कि जो एंड पार्ट है जो उनकी बॉडी का, वो भी हम बोलते हैं कि पतला हो ही जाता है। तो उनकी बॉडी को भी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप ही बोलते हैं। तो एरोप्लेन्स वगैरह का भी जो शेप है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड ही होता है, ताकि आप बोल सकते हो कि आगे वाले हिस्से पे, एरोप्लेन के आगे वाले हिस्से पे जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाए, तो ड्रैग फोर्स कम लगेगा। अदरवाइज अगर ड्रैग फोर्स लग गया ज़्यादा तो फिर एरोप्लेन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव अ स्पेशल शेप टू ओवरकम द फ्लूइड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप having pointed fronts with little broader middle portion which gets tapered at the back called streamlined। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है कि efforts are therefore made to minimize the friction। फ्रिक्शन को, फ्लूइड फ्रिक्शन को, ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स डाले जाते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप हैविंग पॉइंटेड फ्रंट्स। फ्रंट्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड, बीच वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, और आखिरी में जाकर के फिर से हम बोलते हैं कि टेपर हो जाते हैं एंड्स, इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो तो हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी आती है एक्टिविटीज़ की। तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, 4 ही हैं, फटाफट से हम चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी हैं जिनको कि हम अपने सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 146 पे दी गई है, जेंटली पुश अ बुक। ये वाली एक्टिविटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, फिगर ए, you observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that the force must be acting on the book opposing the force? Yeah, opposing its motion. This force is called the force of friction. Friction opposes relative motion between the surfaces of the book and the table. देखो आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है जो हमने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किया था, तो उसमें जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट था वो ऐसी तो था कि फ्रिक्शन अपोजेज डैश बिटवीन द सर्फेसेस, बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो डैश मतलब क्या, रिलेटिव मोशन। तो हुआ क्या, यहाँ पे आपके पास एक बुक थी, उस बुक को आपने कहाँ रखा था, टेबल के ऊपर रखा था। टेबल के ऊपर रखने के बाद आपने करा क्या, सबसे पहले आपने जो है ना लेफ्ट साइड से बुक को पुश करने की कोशिश की। बुक को पुश आपने कर भी दिया, बुक मोशन में भी आ गई, लेकिन थोड़े ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद वो रुक गई। फिर इसके बाद में आपने सोचा कि काम करते हैं, अब आपने जो है ना बुक को दूसरे डायरेक्शन से जो है ना पुश करने की कोशिश करी। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, इसमें आई गेस फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो एक ही दिया है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, बुक को हम लेफ्ट, मतलब आप समझ सकते हो कि हम राइट डायरेक्शन में इसको हम धक्का देना चाह रहे हैं ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक। तो पहले केस में हम बुक को टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में पुश करना चाह रहे हैं। बुक पुश हो भी जाएगी लेकिन थोड़े ही डिस्टेंस के बाद में वो रुक जाएगी। इस केस में हम एक काम करते हैं, बुक को जो है लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ पुश करते हैं। अभी हमने राइट की तरफ धक्का दिया था, अब हम लेफ्ट की तरफ धक्का देंगे। अभी भी क्या होगा, यहाँ पे बुक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाएगी। सवाल ये है कि दोनों ही केसेस में अगर हम बुक को राइट में धक्का दे रहे हैं या टुवर्ड्स लेफ्ट धक्का दे रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में बुक रुक क्यों रही है। कोई ना कोई ऑपोजिंग फोर्स तो होगा जो कि बुक को रोक रहा होगा। ये अपोजिंग फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन ही होता है। ठीक है, जो कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स या ऐसे दो सरफेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं उनका रिलेटिव मोशन नहीं होने देता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप कि येस द बुक स्टॉप्स दिस टाइम टू।
अगर आप राइट से धक्का दोगे बुक को तो भी वो रुकेगी, लेफ्ट से धक्का दोगे तो भी बुक रुकेगी ही। आफ्टर स्लाइडिंग फॉर सम टाइम द बुक स्टॉप्स एज द सर्फेस ऑफ द टेबल प्रोवाइड्स frictional force to oppose the sliding of the book. Yes, we can say that a force must be acting on the book opposing its motion. तो definitely जो friction force है वो क्या कर रहा है, बुक के मोशन को oppose कर रहा है, एक opposing force लग ही रहा है। उस opposing force को हम क्या बोलते हैं, friction force ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी नंबर 2 जो कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 147 पे दी गई है कि टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, कुछ इस तरीके से। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, note down the reading of the spring balance when the brick just begins to move. It gives you a measure of the force of the friction between the surface of the brick and the floor. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास एक ईंट थी, एक ब्रिक थी जिसको कि आपने स्प्रिंग बैलेंस से कुछ इस तरीके से बांध के रखा हुआ था। अब आपने क्या किया है, इस स्प्रिंग बैलेंस को आपने खींचा है। क्यों खींचा है, ताकि इससे बंधी हुई जो ब्रिक है वो मूव करने लगे, ठीक है। तो जैसे ही जो हमारी ब्रिक है वो स्लाइड करने लगेगी टेबल के सरफेस के ऊपर। अच्छा, ये सब आप कर कहाँ रहे हो, एक टेबल के ऊपर रख करके कर रहे हो। तो जैसे ही हमारी ब्रिक स्लाइड करने लगेगी टेबल के ऊपर, आपको नोट करना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आई है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हमें ये बताएगी कि भाई आपने कितने फोर्स के साथ जो है अपने इसको ब्रिक को जो है ना पुल किया था, खींचा था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। जैसे ही वो मूव करना शुरू करती है उस समय स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या आ रही है वो आपको नोट डाउन करनी है। तो बेसिकली इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। तो यहाँ पे हुआ क्या, स्प्रिंग बैलेंस में जो भी रीडिंग आएगी, जैसे ही वो रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश करेगी, यानी कि जैसे ही आपकी जो ब्रिक है वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, उस समय आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट करनी है। ये रीडिंग आपको ये बताएगी कि आपने कितना फोर्स लगाया था। भाई जितना भी आपने फोर्स लगाया है वो आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन के बराबर ही है ना। इनफैक्ट फ्रिक्शन से कैसा है, आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तभी तो आप उस फोर्स से फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए हो, और ओवरकम करने के बाद में जो ब्रिक है वो कैसी आई है, मोशन में आ गई है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आ रही है वो आपको ये बताएगी कि आपने कितने फोर्स के साथ ब्रिक को खींचा है, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो सकता है उस दौरान, वो भी उसका आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Do you observe any difference in the reading of the spring balance in the above two cases? अब हमें क्या करना है, एक तो हमने ये कर लिया, दूसरे केस में हमें क्या करना है कि इस ब्रिक के अराउंड हमें एक पॉलीथीन लपेटनी है। लपेटने के बाद में फिर से जो है ना हमें अपने स्प्रिंग बैलेंस को खींचना है ताकि ये जो ब्रिक है वो टेबल के ऊपर स्लाइड करने लगे। अब फिर से जो है ना जैसे ही पॉलीथीन में लपेटी हुई ब्रिक मोशन में आएगी, तुरंत से आपको अपनी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग जो है ना नोट करनी है। सवाल आपसे पूछा गया है कि क्या दोनों ही केसेस में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में कुछ डिफरेंसेस आएंगे। What might be the reason for this difference? Repeat the activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? डिफरेंस अगर आ रहे हैं तो रीज़न क्या हो सकता है इस डिफरेंस का, और इस एक्टिविटी को आप एक बार और रिपीट कर सकते हो। कैसे, अभी तो आपने ब्रिक को पॉलीथीन के ऊपर मतलब पॉलीथीन के अंदर लपेटा था, है ना, पॉलीथीन से रैप किया था। अब आप एक जूट यानी कि सुतली का जो बैग होता है उससे लपेट दो जूट उसको ब्रिक को, इसके बाद में उसे खींचने की कोशिश करो, फिर इसके बाद में स्प्रिंग बैलेंस पे जो भी रीडिंग आई है उसे आप नोट डाउन करो। So it is observed that the reading of the spring balance in the case when the brick is wrapped with a piece of polythene is less than the other cases. The reason for this difference could be that in the first case, since the brick surface is contact with the ground is rough, the surface gets greater force of friction, but in the second case when the brick is wrapped with a polythene, the surface gets smoother, hence less frictional force is required to move it. जब आपने ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन लपेटी है उस समय स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो कम आएगी, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। किसके कंपैरिजन में, जब आपने अपने ब्रिक के ऊपर कोई भी पॉलीथीन वगैरह लपेटी नहीं थी और उसको बस ऐसे ही स्लाइड करवाया था आपने टेबल के ऊपर, तो उस समय जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आई होगी, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होगा वो ज़्यादा लगा होगा। क्यों, क्योंकि ब्रिक का सर्फेस तो भाई कैसा होता है, वैसे भी रफ ही होता है। अब जितना सरफेस रफ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। दूसरे केस में हमने क्या था, पॉलीथीन लपेट दी थी, तो पॉलीथीन के रैप करने से क्या हुआ था, आप बोल सकते हो कि सरफेस स्मूथ हो गया था, और सरफेस के स्मूथ होने से क्या हुआ, सरफेस के स्मूथ होने से फ्रिक्शन कम लगा, तो इसीलिए स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है दूसरे वाले केस में वो कम आई। ठीक है, चलिए अगली एक्टिविटी पे हम आ जाते हैं। अच्छा, और क्या लिखा गया है, बाय रैपिंग। अच्छा, जो हमने एक और इस एक्टिविटी को जो हमने रिपीट करना है, कैसे रिपीट करना है, अब आप ब्रिक के ऊपर जो है ना एक जूट का बैग
रैप कर दोगे। तो जूट का बैग तो भाई वैसे भी खुद में कैसा होता है, काफ़ी रफ होता है। ब्रिक तो अपने में ही रफ थी, उसके ऊपर हमने एक और रफ सरफेस जो है ना चढ़ा दिया है। तो ऐसे जूट के बैग में लपेटी हुई ब्रिक को अब आप स्प्रिंग बैलेंस से क्या करोगे, खींचने की कोशिश करोगे ग्राउंड या टेबल या फ्लोर के ऊपर, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कुछ ज़्यादा ही आएगी, है ना। क्यों आएगी? क्योंकि अब सरफेस और रफ हो गया है, और इतना रफ हो गया है कि फ्रिक्शन भी ज़्यादा लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम बोलते हैं कि उसकी रीडिंग ज़्यादा ही आने वाली है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 147 से 148 पर दी गई है। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल, you may use a wooden board supported by bricks or books, but put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. The pencil cell covers different distances on different surfaces. Repeat these activities by spreading a thin layer of sand over the table. Maintain the same slope throughout the activity. ये वाली एक्टिविटी हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है ना। हमारे पास एक वुडन टेबल थी, उसमें हमने कुछ बुक्स रखी हुई थी, और बुक्स से हमने लिटा करके एक लकड़ी का आप बोल सकते हो कि हमने स्लाइड रखी हुई थी, ठीक है ना। इस लकड़ी की स्लाइड पे हमने क्या किया था, पॉइंट ए मार्क किया था। अब इस पॉइंट ए से हम क्या कर रहे थे, पेंसिल सेल को लुढ़का रहे थे, है ना। तो पेंसिल सेल जो है लुढ़कते हुए कहाँ तक पहुँच गया था, पॉइंट बी तक पहुँच गया था। इसके बाद में हमने क्या करा, अब इस टेबल के ऊपर हमने एक क्लॉथ, एक कपड़ा बिछा दिया है। कोई भी शल वगैरह नहीं है कपड़े के ऊपर, बस आपने सिंपल क्या किया है, एक क्लॉथ बिछाया है। फिर से पेंसिल सेल को जो है पॉइंट ए से ही आपने छोड़ा है। पॉइंट ए से छोड़ने के बाद में फिर से जो पेंसिल सेल है वो टेबल के ऊपर लुढ़केगा, और लुढ़कते हुए आप बोल सकते हो कि पॉइंट सी तक पहुंचेगा। इनिशियली पॉइंट बी तक पहुंचा था, अब वो कहाँ पहुंच रहा है, पॉइंट सी तक पहुंच रहा है। यानी कि पॉइंट बी तक पेंसिल सेल दोबारा से नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि अब यहाँ पे सरफेस कैसा हो गया है, सरफेस हो गया है रफ। इनिशियली जो लकड़ी की जो टेबल थी उसका सरफेस स्मूथ था, लेकिन जब उसके ऊपर हमने कपड़ा बिछा दिया तो अब सरफेस रफ हो गया, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और क्योंकि फ्रिक्शन भाई जैसे ही सरफेस रफ हो जाएगा फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ना, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग गया इसका मतलब क्या, पेंसिल सेल की जो स्पीड है वो जल्दी कम होगी, और जल्दी कम होते होते अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ आपको बोली गई है कि इस कपड़े को हटा करके अब आप क्या करो, रेत बिछा दो। रेत के जो कण होते हैं, जो रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो जब पेंसिल सेल को हम कुछ इसी तरीके से जो है ना लुढ़काने की कोशिश करेंगे रेत के ऊपर, तो वो हो सकता है कि इस केस में, रेत वाले केस में, सिर्फ पॉइंट डी तक ही पहुँचे। पॉइंट बी छोड़ो, पॉइंट सी छोड़ो, वो कहाँ तक पहुँचा है, अब केवल पॉइंट डी तक। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सैंड का सरफेस काफ़ी रफ था। जितना ज़्यादा लगेगा फ्रिक्शन, पेंसिल सेल की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, और इतनी कम होगी कि अल्टीमेटली वो रुक ही जाएगा, पॉइंट डी पे आकर के वो रुक जाएगा। तो जितना सरफेस रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा पेंसिल सेल की जो स्पीड है वो उतनी कम होगी, उतनी ही जल्दी कम होगी, और जो पेंसिल सेल है वो उतनी ही जल्दी रुकेगा और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल इज डिफरेंट every time because of the different amounts of friction provided by different surfaces. The distance covered with a thin layer of sand is least as this surface provides the maximum friction. ठीक है। एक और एक्टिविटी है कि एक्टिविटी नंबर 4, जो कि आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 152 पे दी गई है। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप्स, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वाला भी हम एक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस मैनर in this way than to slide it? Do you think that resistance to the motion of the book has been reduced? Have you seen heavy machinery being moved by placing logs under it? तो बेसिकली इस एक्टिविटी में हुआ क्या, टेबल थी, टेबल के ऊपर हमने बुक को स्लाइड करवाने की कोशिश करी थी। ए पॉइंट से हमने धक्का दिया तो जो बुक है वो सपोज बी पॉइंट तक पहुंची। अब क्या करा हमने, इस टेबल के नीचे 3 सिलेंड्रिकल पेंसिल्स रख दी हैं। अब जब हम बुक को पुश करेंगे तो बुक आगे तो बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी, उनके नीचे जो तीनों पेंसिल्स हैं वो रोल करेंगी, और रोल करते 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 जो बुक है वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगी, पॉइंट ए से सी तक पहुँच जाएगी। तो जब हमने पहले बुक को
अपने हाथों से पुश किया था तो वो पॉइंट बी तक पहुंची थी, लेकिन अब जब हमने बुक को पुश किया तो वो पॉइंट सी तक पहुंची है ए से। ऐसा क्यों? बुक ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल क्यों किया है? क्योंकि पहले वाले केस में लग रहा था बुक के ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अब लग रहा है क्या? रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कैसा होता है? बड़ा होता है। तो क्योंकि अब नीचे रखी हुई जो पेंसिल्स हैं वो क्या कर रही हैं? रोल कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जिसके कारण जो बुक है उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी और वो पॉइंट सी पे जाकर के रुकेगी। तो ए से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन जब हम बुक को स्लाइड करवाते हैं तो क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो वो बुक की स्पीड को जल्दी कम कर देता है और बुक को रेस्ट में लेकर के आ जाता है, जिसके कारण जो बुक है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती है, केवल पॉइंट बी तक ही पहुँच पाती है। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से जो है ना आप ये वाली एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। अब क्या लिखा गया है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द बुक मूव्स efficiently when placed on cylindrical pencils या rollers. It can be concluded that rolling friction is smaller than the sliding friction. ये एक्टिविटी हमने तभी करी थी जब हमें ये पता करना था कि भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है या छोटा होता है या एग्जैक्टली कैसा होता है। तो कंक्लूजन हमने ये निकाल दिया है कि हाँ, इनफैक्ट जो हैवी मशीनरीज जो होती हैं उनको यहाँ से वहाँ स्लाइड करवाने के लिए एक बेटर ऑप्शन क्या है कि उनको हम रोल करवा दें। तो उनके हैवी मशीनरी के नीचे जो है ना सिलेंड्रिकल वुडन लॉग्स रख देते हैं ताकि मशीनरी को स्लाइड ना करवाना पड़े, उसको रोल करवा लें हम। इतना क्लियर है? तो कुल मिलाकर के आज के सेशन को हम करते हैं अब यहाँ पे एंड। सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, सभी एक्टिविटीज़ को हमने कर लिया है डिस्कस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के इस क्लास 8 साइंस के एक और नए चैप्टर को हम करेंगे स्टार्ट। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? आप विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे? क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है आ जाएगा यहाँ पे क्या? क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब सपोज आपको क्या करना है, देखो जैसे ही आप ये वाला पेज विजिट करोगे ना तो यहाँ पे आपके पास अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 1 ही देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके टोटल 14 लेक्चर्स हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन होगा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो कुछ ऐसे आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। फ़ायदा क्या होता है, यूट्यूब पे आपको सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट नहीं मिलती भी है तो उसमें जो वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आपको एकदम ही प्रॉपरली अरेंज मिलते हैं सीक्वेंस में, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली, magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।